हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीयता का अंत। ये पार्ट 2 है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स और वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। तो लास्ट वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको क्लास 12th का सेकंड चैप्टर समझा दिया था, द्विध्रुवीयता का अंत। उसका जो कुछ पार्ट है वो बचा हुआ है, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। इसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। मिखाइल गोर्बाचेव के राजनीतिक सुधारों को भी हमने पढ़ लिया था कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो सोवियत संघ के बने थे। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। जो मिखाइल गोर्बाचेव जी हैं उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया और लोकतंत्र को अपनाना शुरू किया, जिससे जनता थी वो लोकतंत्र का मज़ा ले चुकी थी और उन्होंने अब पूरी तरीके से साम्यवाद को त्याग दिया था। तो इस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट, आंतरिक कमियां। देखिए, जो आंतरिक कमियां थी इसके अंदर क्या था, जो सोवियत संघ के देश थे, सोवियत संघ में जो सम्मिलित राष्ट्र थे, उनके बीच में ही संघर्ष होता जा रहा था। उनके बीच में ही खूनी संघर्ष स्टार्ट हो गया था। कई देश ऐसे थे जो आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, जिस कारण जो था सोवियत संघ वो कमज़ोर होता जा रहा था अंदर से। ज़्यादातर जो कमियां थी वो आंतरिक ही कमियां सामने निकल कर आई हैं सोवियत संघ के विघटन के पीछे। 7वां पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था का शिथिल होना। देखिए, इस तरीके से परमाणु हथियारों की होड़ में जो सोवियत संघ लगा रहेगा तो वो अपने पैसों का इस्तेमाल सारा उसमें ही करता रहेगा और अपनी जनता पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो उसकी अर्थव्यवस्था अपने आप ही शिथिल हो जाएगी, अपने आप ही उसमें रुकावट पैदा होने लग जाएगा। इसीलिए जो सोवियत संघ की जो जनता थी वो अपने आप में इस संघर्ष में व्यतीत थी और जो सोवियत संघ था वो हथियारों का निर्माण और प्रतिस्पर्धा में व्यस्त था। इसीलिए अर्थव्यवस्था जो थी उसको गहरा धक्का लगा, अर्थव्यवस्था चरमरा उठी थी। जो सोवियत संघ खुद सुई से लेकर कार तक अपने ही देश में निर्मित करता था, अब उसे आयात करना पड़ रहा है। अपनी जनता के खाने के लायक भी उन्हें आयात करना पड़ रहा था। आयातित जो मात्रा थी वो अन्य सालों की अपेक्षा इस वर्ष बढ़ गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। 8वां पॉइंट है संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल परमाणु शस्त्र में करना। जो संसाधन थे, जो वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनका अत्यधिक प्रयोग सोवियत संघ ने परमाणु शस्त्रों का निर्माण करने में लगा दिया था, इसीलिए उसका अंत होना शुरू हो गया था। जो 9वां पॉइंट है वो सोवियत संघ की जनता का बढ़ता ज्ञान। देखिए, जो सोवियत संघ की जनता थी उन्हें पता चल गया था कि जो पूंजीवादी देशों में यानी कि पश्चिमी देशों में यानी कि अमेरिका में जो वहाँ की अमेरिका की जनता है वो उनसे अच्छा जीवन व्यतीत करती है। यानी कि उन्हें ये पता चल गया था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो श्रेष्ठ है अपेक्षा साम्यवादी व्यवस्था के। यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी है, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं हमारे अपेक्षा। तो इसीलिए वहाँ के जनता को ये लगने लगा था, उनका ज्ञान इस बारे में बढ़ रहा था, इसीलिए उन्होंने पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया और साम्यवाद को छोड़ दिया। इसीलिए भी वहाँ का अंत हुआ। वहाँ की जो जनता थी वो आंदोलन करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो 10वां पॉइंट है वो है राष्ट्रवादी भावनाओं का उभरना। देखिए, जो सोवियत संघ था उसमें सम्मिलित राष्ट्र थे, उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं उभरने लग गई थी। रूस, बाल्टिक गणराज्य जैसे कि एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया, इन सब ने क्या करा, अपने आप को अलग करने की मांग कर दी, क्योंकि इनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से ये सब अलग होने लग गए और सबसे पहले रूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब अपने आप को इन्होंने अलग करने की घोषणा सबसे पहले कर दी थी।
इस तरीके से सोवियत संघ और भी ज़्यादा मजबूत नहीं रहा और वो अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था, इसलिए उसका अंत धीरे धीरे होता चला गया। तो ये सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आता है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विघटन के परिणाम, कि आखिर विघटन क्यों हुआ, विघटन जो हुआ उसके बाद कैसी स्थिति हुई, विघटन के परिणाम आखिर क्या हुए थे। तो जो इसमें पहला पॉइंट है वो है द्विध्रुवीयता का अंत, यानी कि जो पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया था, जो द्विध्रुवीयता का उत्पन्न हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में, उसका क्या हुआ, अंत हो गया। यानी कि अब विश्व पटल पर दो महाशक्ति न होकर केवल एक महाशक्ति बच गई थी, अमेरिका। तो इस तरीके से द्विध्रुवीयता का अंत हो चुका था। दूसरा पॉइंट है शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा का समापन। देखिए, जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी, आगे निकलने की जो इच्छा थी दोनों ध्रुवों में, उसका समापन हो गया। दोनों अपने आप को बलशाली बनाने के लिए और युद्ध में विजय होने के लिए, अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए शस्त्रों के निर्माण में जुटी हुई थी, जिससे कि प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी और दोनों ही अपने सभी संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे, किसमें, शस्त्रों के निर्माण में। तो जब एक महाशक्ति का अंत हो गया तो शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गई। तीसरा पॉइंट है वैश्विक राजनीतिक शक्ति संबंधों में परिवर्तन अर्थात आकांक्षाओं की समाप्ति। और फोर्थ पॉइंट है सोवियत समूह का अंत और नए देशों का उदय, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकूलों का उदय। जो CIS के देश थे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनका उदय हो रहा था। वो अपना एक अलग संगठन बना रहे थे, जिसके कारण सोवियत संघ जो था वो टूटता जा रहा था। इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया, क्योंकि वो कमज़ोर होता जा रहा था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। देखिए, जो शॉक थेरेपी थी उसका मतलब था आघात पहुंचाकर निदान करना। इसमें क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन ख़त्म हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि रूस में कुछ ऐसा ही देखने के लिए हमें मिल रहा था। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो था, उनके द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया था। देखिए, क्या हुआ कि जो साम्यवादी शासन थी उसकी समाप्ति के बाद जो वर्ल्ड बैंक था और इंटरनेशनल मुद्रा कोष था, उन दोनों ने एक मॉडल पेश किया, यानी कि इन देशों की मदद करने का। इसी नीति को कहा गया था शॉक थेरेपी, यानी कि उनकी कुछ सहायता करना और उन्हें पूंजीवाद में अपना लेना, यही थी शॉक थेरेपी। इसमें क्या हुआ था कि जो दूसरी दुनिया के देश थे, यानी कि USSR में सम्मिलित जो देश थे, उनको उनकी आर्थिक सहायता करके अपने पूंजीवाद में मिला लेना इसका लक्ष्य था। जो सोवियत संघ था उसके देशों में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। इसका शॉक थेरेपी का सर्वमान्य लक्ष्य क्या था कि जो स्वामित्व का प्रभाव है वो निजी हो जाए। देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं पूंजीवाद को अपनाने की बात कही जा रही है, यानी कि सरकार के अंडर में कुछ भी नहीं होगा। जो राज्य की संपत्ति है उस पर निजीकरण और व्यवसायीकरण को अपनाना इसमें शामिल था। जो सामूहिक फॉर्म था उसको निजी फॉर्म में परिवर्तित करना इसका लक्ष्य था। पूंजीवाद पद्धति के अंतर्गत कृषि भी आरंभ कर दी गई थी। इस अवस्था में राज्य नियंत्रित समाजवाद अथवा पूंजीवाद के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद अपनाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा था। इसके अंदर ये वर्ल्ड बैंक और मुद्रा कोष द्वारा पेश किया गया एक मॉडल था, जिसको शॉक थेरेपी के नाम दिया गया। इसमें सारा कुछ मतलब कि पूंजीवाद हो गया साम्यवाद से हटकर, इसी को शॉक थेरेपी कहा गया था। ये साम्यवादी शासन के बाद अपनाया गया। जो दूसरा है वो है शॉक थेरेपी के परिणाम। अब देखिए, शॉक थेरेपी अपनाया गया तो उसके बाद उसके परिणाम क्या है ये भी तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो शॉक थेरेपी है उसको अपनाने के बाद क्या हुआ
कि जो जनता थी वो उनके जो सपने थे वो बिल्कुल चूर हो गए। उनके सपनों को जो उनकी सरकार थी उन्होंने पूरी तरीके से साकार नहीं किया, चूर कर दिया। जिनका उन्हें भरोसा दिलाया गया था वो सभी सपने उनके टूट गए। इसके कारण क्या हुआ, संपूर्ण रूस का राज्य नियंत्रित औद्योगिक संरचनाओं का जो गणित था वो गड़बड़ा गया। लगभग 90% जो उद्योग थे वो निजी संस्थाओं को बेचना पड़ा। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है असमानता में वृद्धि। देखिए, शॉक थेरेपी के बाद क्या हुआ था कि जो अमीरी और गरीब के बीच में जो खाई थी उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होना शुरू हो गया था। असमानता में वृद्धि होती जा रही थी। जो अमीर थे वो और भी अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। तो इससे सबसे बड़ा परिणाम देखने को मिला कि असमानता में वृद्धि होती जा रही थी। दूसरा पॉइंट है आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। देखिए, इसके अंतर्गत जो मतलब मॉडल तो यही था कि सबको इन जो पूर्वी देश के जो देश हैं, जो पूर्वी क्षेत्र के यानी कि यूएसएसआर में जो सम्मिलित देश हैं, सोवियत संघ के साथ जो सम्मिलित देश थे, उनको आर्थिक सहायता देकर और पूंजीवाद की ओर संक्रमण करवाना, ये इसका लक्ष्य था। तो इसीलिए आर्थिक परिवर्तन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो निजी फॉर्म थे, जो सामूहिक फॉर्म थे, उन्हें निजी फॉर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया था। तीसरा पॉइंट है गरीबी का प्रसार। देखिए, असमानता में वृद्धि हुई तो जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए, जिसके कारण जो गरीबी थी उसमें बढ़ोतरी होती जा रही थी। चौथा पॉइंट है असंतोष की भावना का विकास। देखिए, जो जनता थी उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गई, क्योंकि अब उन्हें जो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए रोज़मर्रा की वस्तुएं थी वो भी नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उनकी आकांक्षाओं की समाप्ति होती जा रही थी। उनका पेट भरना भी बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए वो उनके अंदर असंतोष की भावना विकसित होती चली गई। पांचवा पॉइंट है उद्योगों का निजीकरण। देखिए, जो 90% उद्योग थे वो सोवियत संघ के विघटन के बाद निजी हाथों में बेचे गए, जो कि सार्वजनिक थे पहले। इसे क्या कहा गया, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना गया। यानी कि 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया, जिसे विश्व की इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आप इसे याद रखिएगा। छठा पॉइंट है रूसी मुद्रा, रूबल के दामों में गिरावट आती जा रही थी। जो रूस की मुद्रा है रूबल, उसके दामों में गिरावट आती जा रही थी, जिसके कारण जो वहाँ की मुद्रास्फीति उसमें बढ़ोतरी होती जा रही थी, जिसके कारण जो वहाँ पे बैंक में जमा पूंजी थी उनसे लोग अब हाथ धोते जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष और तनाव। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि उनमें सम्मिलित जो देश थे उनमें संघर्ष और तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जो रूस के जो दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान, इन दोनों में हिंसात्मक और अलगाववादी आंदोलन चलने शुरू हो गए। मास्को द्वारा क्या करा गया था, चेचन्या में क्या करा गया था, विद्रोहियों को दबाने के लिए सैन्य बमबारी का प्रयोग किया गया, जिसमें मानवाधिकारों का भी उल्लंघन देखने को मिला। और जो तजाकिस्तान है उसमें 10 वर्षों तक यानी कि 1991 से लेकर 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा, खूनी संघर्ष होता रहा आंतरिक। इस तरीके से जो संघर्ष था वो जोर अपनी पूरी चरम सीमा पर था। सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण क्षेत्र में बहुत से सांप्रदायिक संघर्ष जो थे वो जारी थे। अजरबैजान जो था वहाँ पर भी आर्मेनियाई लोग आकर रहना शुरू कर दिए। जॉर्जिया के भी 2 प्रांत में स्वतंत्रता के लिए गृह युद्ध शुरू हो गया था। और जो चेकोस्लोवाकिया था पूर्वी यूरोप का, उसमें भी विभाजन हो गया, वो 2 क्षेत्रों में टूट गया। पहला तो चेक और दूसरा था यूगोस्लाविया। तो पहला चेक गणराज्य बन गया, दूसरा बन गया यूगोस्लाविया। तो इस तरीके से इसमें भी विभाजन हो गया था, हमें देखने के लिए मिलता है। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया अनेक प्रांतों में विभाजित हो गया। यूगोस्लाविया का भी विभाजन कई पार्ट्स में हो गया था। किसमें,
इसमें हुआ था हर्जेगोविना, बोस्निया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। इस तरीके से ये भी कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो सोवियत संघ का विघटन था, दूसरी दुनिया के खात्मे के बाद क्या हुआ था कि संघर्ष जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। जो एक देश हुआ करता था सोवियत संघ, उसके अब कई टुकड़े हो गए थे। अब वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। इस तरीके से उसका अंत हो गया। शॉक थेरेपी के परिणाम हमें यही देखने को मिले और शॉक थेरेपी के पश्चात दूसरी दुनिया का अंत हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। देखिए, जो पूर्व साम्यवादी देश थे उनके साथ भारत के रिश्ते अब कैसे हो गए। जो इसमें बेसिकली रूस के साथ भारत के संबंधों की इसमें रूस के साथ भारत के संबंधों को बताया गया है। इसमें उसका वर्णन किया गया है। जो रूस था उसके साथ भारत के बहुत ही ज़्यादा मधुर संबंध और गहनता भरे संबंध थे। भारत का रूस के साथ सुदृढ़ संबंध जो था वो भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख पहलू था। यानी कि जो भारत की विदेश नीति है उसके अंदर ये सम्मिलित किया गया कि रूस के साथ हमें अच्छे संबंध बनाकर, मधुर संबंध बनाकर रखने हैं। इस तरीके से जो भारत की विदेश नीति का एक पहलू था वो था रूस के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखना। जो भारत और रूस है, इन दोनों का जो संबंध है वो इतिहास में भरोसे और साझे हितों का प्रतीक है। ये दोनों आपस में मधुर संबंधों के साथ इतिहास से ही रहते आए हैं। इन देशों की जो दोनों देशों की जनता है, भारत की और रूस की, उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं दोनों एक दूसरे के अनुरूप है। जो भारत के हिंदी सिनेमा के नायक हैं, राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, वो रूस और सोवियत संघ के अन्य गणराज्यों में अपनी घर घर में अपनी जगह बना चुके हैं। यानी कि यहाँ के जो किरदार हैं उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और यहाँ पर भी और वहाँ पर हिंदी सिनेमा के गीत भी गूंजते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री है उनका वहाँ पर बहुत अच्छा खासा जो है दिल में उनके निवास है। जो भारत और रूस है उनके साथ सुदृढ़ संबंधों का परिणाम क्या है कि इन दोनों के जो दोनों देशों के सपने हैं वो एक ही जैसे हैं। दोनों के सपनों में समरूपता है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना था, यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत करना था और बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना था जहाँ पर कोई एक महाशक्ति या दो महाशक्ति ना हो, बल्कि सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता के साथ जिए। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अनेक शक्तियाँ हो, किसी एक का दबदबा ना हो। तो इस तरीके से इन दोनों के सपने भी एक थे। जो भारत और रूस के बीच में 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए थे। भारत रूस के साथ सुदृढ़ संबंधों की वजह से कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और पश्चिम एशिया में पहुंच रखने और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए जैसे विषयों पर लाभ लेता है। यानी कि भारत को रूस के साथ सहायता से ही आतंकवाद के बारे में और चीन के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में मदद मिलती है। और जो भारत है वो रूस के आयुधों का, शस्त्रों का और तेल का सबसे बड़ा खरीदार देश है। यानी कि भारत में जो ज़्यादातर जो शस्त्र आते हैं और जो सबसे ज़्यादा तेल आता है वो रूस से ही आता है। भारत की सेना की जो सामग्री होती है वो भी रूस से आयात की जाती है। इस तरीके से जो रूस है वो तेल संकट के समय भारत का साथ देता है और वहाँ से ऊर्जा आयात भी भारत करता है। और जो रूस है वहाँ से भारत परमाणविक जो उनकी जो अंतरिक्ष योजना है भारत की, उनमें भी जो रूस है वो बड़ा योगदान देता है। जो रूस है उसने भारत को ब्रह्मोस और क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भी मदद की है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि दोनों देशों के साथ बहुत ज़्यादा मधुर संबंध है। जो रूस है वो भारत की हमेशा मदद करता है, चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र में हो चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है भारत और सोवियत संघ। जो भारत और सोवियत संघ के बीच में रिश्ते कैसे हैं, इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है, तो देखिए इसके 4 पॉइंट बेसिकली देखे जाते हैं। एक तो आर्थिक तौर पर, एक तो हमें इकोनॉमिकल देखने को मिलता है संबंध। इसमें क्या था कि जो भारत है उसके सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग में जो सोवियत संघ है वो भारत की सहायता करता है। वो ऐसे समय में भी भारत की सहायता करता है जब कोई और देश भारत की सहायता नहीं करता। ये भारत के
सोवियत संघ द्वारा बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम जैसे इस्पात कारखाने एवं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा भारत की मदद की गई थी। और दूसरा हम देखने को मिलता है राजनीतिक तौर पर। देखिए जो राजनीतिक तौर पर है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो सोवियत संघ है वो हमेशा भारत का पक्ष लेता है। 1971 में भी पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध के समय भी जो सोवियत संघ था वो भारत के पक्ष में था, ना कि पाकिस्तान के पक्ष में। और तीसरा हमें देखने को मिलता है सैन्य तौर पर। तो जो सैन्य तौर पर संबंध है वो सैन्य सामग्री को लेकर देखी जाती है। सोवियत संघ है वो जिन परिस्थितियों में उसने भारत की मदद की सैन्य उपकरणों द्वारा, वैसी स्थिति में कोई और देश भारत को सैन्य तकनीक देने के लिए तत्पर नहीं था। यानी कि जो सोवियत संघ है उसने ऐसी समय में भी भारत की मदद की जब कोई और मदद करने को तैयार नहीं था। और जो चौथा आता है वो है संस्कृति। सोवियत संघ जो है वो सदैव भारत संस्कृति व हिंदी सिनेमा को लोकप्रियता देता है। यानी कि सोवियत संघ की जो जनता है उनके दिलों में यहाँ भारत के जो कलाकार हैं वो निवास करते हैं, और जो यहाँ के लेखक हैं और जो कलाकार हैं भारत के वो भी सोवियत संघ की यात्रा करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो संबंध है भारत के सोवियत संघ के साथ वो हर तरीके से, हर पहलू से मजबूत है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे सैन्य हो, चाहे सांस्कृतिक हो। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए।